जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि देखिए हमारी यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर में जो अपना सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है बिहारी ससई के दोहे और आरंभिक 100 पद में हमने करीबन 30 पद प्रीवियस के क्लासेस में करा दिए हैं एंड आगे 31 से आज से शुरू कर रहे हैं। तो यदि देखा जाए तो इसमें ये है कि आगे ये कहते हैं कबीर जी के दोहे मतलब कि बिहारी जी के दोहे ही जो कि एक तरीके से गागर में सागर बनने का काम करते हैं। वो कहते हैं कौन भांति रहियो विरदु अब देखवी मुरारी बीधे मोसो आई के गीधे गधाई तारी। ये 131वां एक तरीके से अगर देखा जाए तो 31 नंबर का ये है दोहा। देखिए प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वविख्यात कवि बिहारी जी की है और वो भी रचना अगर देखें तो बिहारी ससई से है। कहते हैं प्रसंग में कि प्रस्तुत दोहे में कवि अपने पापों से परिचित होकर ईश्वर से अपने उद्धार की यानी अपने उद्धार की बात कर रहा है, किंतु इसके लिए कभी सहज प्रार्थना न करके ईश्वर को उत्तेजित करने का एक तरीके से देखा जाए तो प्रयास कर रहा है। कभी ईश्वर से अपने उद्धार के लिए ईश्वर की सहज प्रार्थना न करके उसे उत्तेजित करने का प्रयास करते हुए एक तरीके से क्या कह रहा है कि हे मुरारी, हे ईश्वर, मैं अब देखता हूँ कि उद्धारकर्ता की प्रशस्ति के लिए तुम कब तक बैठे रहोगे। अब तक तुमने जिनका भी उद्धार किया वे केवल पापी थे, किंतु मैं महापापी हूँ। मेरा उद्धार करना आपके लिए इतना सरल नहीं होगा। जटायु का उद्धार करके सामान्य पापियों को तार कर तुम उनके आदी हो गए हो और उद्धारकर्ता की प्रशस्ति पर अहंकार करने लगे हो, किंतु आज आपकी उद्धारकर्ता की ख्याति संकट में है क्योंकि आपका पाला मुझ जैसे महापापी से पड़ा है। अंततः कभी ईश्वर की एक तरीके से ईश्वर को उत्तेजित करने का प्रयास करता हुआ कहता है कि यदि तुमने मुझे महापापी का उद्धार नहीं किया, यानी मुझ जैसे महापापी का उद्धार नहीं किया, तो तुम्हारी उद्धार की ख्याति कैसे सुरक्षित रहेगी। और काव्य सौंदर्य में देखें तो बिहारी की काव्य प्रवृत्ति श्रृंगार की है, किंतु उनमें भक्ति चेतना भी विद्यमान दिखता है। यह दोहा इस चीज का परिचायक है। प्रस्तुत दोहे में अगर देखें तो कौन सा भाव नजर आता है, तो साख्य भाव, यानी अगर एक तरीके से देखें प्रवृत्ति क्या, क्योंकि बिहारी जी की अगर प्रवृत्ति की बात करें तो एक तरीके से वो किस चीज़ के परिचायक रहे हैं, तो ज़्यादातर उनका है कि दरबारी कवि। अब दरबारी कवि होने के नाते जो परिचायक के रूप में देखेंगे तो उनके प्रवृत्ति श्रृंगार की है, लेकिन ईश्वर को व्याज स्तुति के रूप में चुनौती दी है, अर्थात दोहे में व्याज स्तुति अलंकार भी एक तरीके से नजर आता है। आगे का दोहे की बात करें तो यहाँ पे दोहा आगे का है। अभी इस दोहे में भी एक तरीके से वो कहते हैं कि देखा जाए तो कहते हैं कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, यानी यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि मतलब दोहे में एक तरीके से कहा जाता है कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हुई सो बात। अब प्रस्तुत दोहा जो कि रीतिकाल के सर्वाधिक विख्यात कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी ससई से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से देखें तो बिहारी रीतिवादी मानसिकता के कवि हैं, जिसका सीधा परिणाम है कि श्रृंगार उनकी रस योजना के केंद्र में है। तो ऐसे में अगर दोहे की बात करें तो दोहे में भी अगर देखा जाए तो बिहारी ने संयोग श्रृंगार के तहत अनुभाव पक्ष का सुंदर विवेचन किया है। वे लिखते हैं कि किसी भरे हुए भवन में नायक और नायिका बैठे हैं। उनकी इच्छा है कि सभा से अलग हटकर वो बातचीत करें, और एक तरीके से ये देखिए ये जो दोहा है बिहारी जी का एक कह सकते हैं कि उत्तम कोटि का दोहा है। मतलब उन्होंने एक तरीके से इस दोहे में एक अपना अलग ही छाप बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि दोहे में बिहारी ने संयोग श्रृंगार के तहत अनुभाव पक्षों का सुंदर विवेचन किया। दोनों बात करना चाहते हैं, किंतु देखिए समाज में कभी भी देखिए तो सामाजिक दबाव इतना होता है कि वे सभा से अगर सोचे कि हम अलग हटकर बात करें तो ये उनके लिए शायद संभव नहीं है। उन्हें सभा में उपस्थित रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वे आंखों को ही जुबान बना लेते हैं और नेत्र संकेतों से सारा संवाद करते हैं। नायक ने आंखों से ही नायिका से कुछ निवेदन किया, तो एक तरीके से देखिए कहत नायिका ने मना कर दिया नटत, और नायक इसी बात पर रीझ गया कि वो मना कैसे कर दी, तो नायिका उस पर खींच गई खींचत। कुछ समय के अंतराल के बाद पुनः नेत्र संवाद कायम होता है, नाराजगी दूर होती है, दोनों की नज़रें एक तरीके से देखा जाए तो मिलते हैं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं खिलत, और फिर नायिका को संकोच हो जाता है, यानी वो लजा जाती है। तो पूरे प्रसंग में अगर देखा जाए तो यही होता है, इसलिए सभा में उसे किसी ने ऐसा करते हुए नहीं देखा। और संभवतः ये वाला जो दोहा है कहत नटत रीझत खींचत एक तरीके से
एक वाक्य में जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ बयां कर दिया है, ये बिहारी जी के श्रृंगार के सहज पक्षों को कविता का विषय बनाया है। भरी सभा में बैठे नायक नायिका की चंचलताएं बेहद स्वाभाविक है। बिहारी अनुभवों के कवि हैं। दोहे में अनुभव योजना चरम स्तर को छूती है। 7 शब्दों के वाक्य से एक तरीके से 7 शब्दों के वाक्य से 7 चेष्टाओं को प्रस्तुत करना अपने आप में एक कह सकते हैं कि अद्भुत कला है। वो जिस तरीके से यहाँ पे अभिव्यक्ति करवा ले रहे हैं तो वह भी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि नायक और नायिका दोनों की चेष्टाएं, यह बिहारी के ही बूते की बात है। बिहारी शब्दों की भाषा तक सीमित नहीं है, वो मौन की भाषा और संकेतों की भाषा की ताकत को पहचानते हैं। बिहारी की भाषा अगर देखें तो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा की शुरुआत सूर ने बेहद सुंदर ढंग से की थी, जिसे बिहारी ने पूर्णता प्रदान की है। इनकी सी गढ़ी हुई, सदी हुई, परिष्कृत और मंची हुई ब्रजभाषा किसी कवि के पास नहीं है। तो अभिव्यक्ति का इतना अच्छा पक्ष बिहारी जी के पास ही है कि वो सही बात है, एक वाक्य में 7 चेष्टाओं के नायक नायिका का, वो भी एक सभा में बातचीत करना, उनका रीझना, उनका मना करना, तो इतना सूक्ष्म विवेचन सिर्फ बिहारी जी के द्वारा ही संभव है। इसीलिए सतसैया के दोहे में यानी 700 दोहे, 713 दोहे लिखकर उन्होंने जो हिंदी जगत में ख्याति प्राप्त की वो अद्भुत है। उतना शायद कोई और भी लिखता तो नहीं है, क्योंकि ये जो चुस्तता है कि इतने संक्षेप वाक्यों में ही देखा जाए इतनी बड़ी बात कह देना, तो वो उनके बिहारी जी के शिल्प का गढ़ा हुआ शिल्प ही है। यूँ लगता है कि एक एक शब्द को उन्होंने किस तरीके से लिखा है, तो एक एक शब्द को उन्होंने लिखा है इस प्रकार जैसे तराश कर कविता लिखी है। तराश कर कविता में वो चीज़ों को पिरोया गया है, गुथा गया है। पहले छंद में ता ध्वनि की निरंतर आवृत्ति रोमांच पैदा करती है। समाहार क्षमता ऐसी है कि छंद के पहले वाक्य में 7 क्रियाएं एक साथ हो जाती हैं। विम्बो की दृष्टि बिहारी की कविता पाठक को सुगत आश्चर्य से भर देती है। उनकी हर पंक्ति चित्रों की श्रृंखला है, हर शब्द एक स्थिर चित्र प्रतीत होता है। तो पढ़ते वक्त ये सारी चीज़ें कि दोहे में कितना अर्थ और शोभा कारक धर्म एक साथ भरे जा सकते हैं, इसका चरम निदर्शन प्रस्तुत दोहे में मौजूद दिखता है। आगे का अगर देखें तो ये 33 नंबर का जो व्याख्या है, और इसमें भी अगर देखते हैं तो व्याख्या में एक तरीके से कि वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, लपट बुझावत बिरहा की कपट भरे हु आए। यानी वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, लपट बुझावत बिरहा की कपट भरे हुए आए। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी की एकमात्र साहित्यिक रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में नायिका खंडिता है क्योंकि उसका पति कपटी है, और कह भी रहे हैं कि वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, लपट बुझावत बिरहा की कपट भरे हुए आए। यानी प्रस्तुत दोहे में नायिका खंडिता है क्योंकि उसका पति कपटी है और अनेक स्त्रियों पर वह अनुरक्त है। आधी रात होने के बाद जब नायक नींद में परकिया पर स्त्री के पास से स्वीकिया नायिका के पास जाता है, तो नायिका नायक से कठोर व्यवहार ना करके मधुर शब्दों में ही अपने भाव को प्रकट करती है। यही भाव इस दोहे में व्यक्त हुआ है कि किस प्रकार, मतलब कि नायक नींद में परकिया परिस्थिति के पास से स्वीकिया के पास जाता है, तो क्योंकि वो कठोर व्यवहार इसलिए करती है कि वो उसके पास पहले नहीं आया, तो वही चीज़ इस शब्दों में उनके द्वारा बयां किया गया, वो भी बहुत ही अलग तरीके से अगर देखें तो बयां किया गया है। आगे और भी कहते हैं कि अपने खंडिता भाव को नायक के सम्मुख प्रकट करती हुई नायिका नायक से कह रही कि हे प्रियतम, तुम परकिया नायिका के प्रेम के रंग में ऐसे रंगे हो कि तुम्हारे लड़खड़ाते हुए पाँव उससे मिलने की उत्कट अभिलाषा को, तुम्हारे कपट भाव को प्रत्यक्ष प्रकट कर रहे हैं, और मैं पहचान पा रही हूँ उस चीज़ को। मुझे तुम्हारे इस कपट भाव से दुख तो होता है, किंतु मैं इसे भी अपना सौभाग्य ही समझती हूँ। यानी इससे ये लग रहा है कि उस समय दरबारी कवियों की जो स्थितियाँ थी, और उनसे भी अगर जो वो एक तरीके से चाटुकारिता कर रहे थे दरबारी कवि के रूप में, वो ज़्यादातर एक तरीके से जो भी राजा थे उनकी प्रशस्तियों की बात करते थे, उनकी गायन करते थे, तो उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। यानी एक स्वकीय जो है, मतलब एक साथ कई स्त्रियों को रखना राजाओं के द्वारा और इस तरीके से व्यवहार करना, तो ये भी स्थिति दिखा रही कि एक दयनीय ही स्थिति रही होगी स्त्रियों की। उस तरीके से स्वच्छंदता नहीं था कि वो कुछ भी कर सकती हैं। कपट भाव से ही कहती है, पर तुम मुझसे मिलने तो आते हो, तुम्हारा यह कपट भरा भाव मुझे खंडित तो करता है, पर इससे मेरी विरह रूपी ज्वाला भी शांत होती। यानी एक तरीके से उसके पास कोई विकल्प नहीं मौजूद है कि वो राजा को छोड़कर जा सकती है। तो कह रही कि बाद में ही आते हो और मुझे एक तरीके से दुख भी होता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है कि मैं किसी का स्वतंत्र चयन कर पाऊँ,
तुम्हारे भी अलावा। तुम्हारे पास तो चयन की स्वतंत्रता है, एक के पास नहीं दूसरे की। तो एक तरीके से ये स्वतंत्रता नहीं, नारियों की परतंत्रता का भी एक तरीके से उल्लेख किया गया है। तो बिहारी के समय में जो कि रीति काल के रीति सिद्ध कवि हैं, उस समय दरबारी गायन और दरबार में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है उसका एक अच्छा परिदृश्य यहाँ पे खींचता है। और आगे वो कहती है कि मैं परकिया बनकर एक तरीके से देखो तुम्हारी प्रेमिका का दुख भूल जाती हूँ। यानी वही है कि एक तरीके से अगर विकल्प नहीं है तो फिर परकिया नायिका से नायक के मिलन के कारण स्वकीय नायिका खंडिता है। तो ये नायिकाओं का अलग अलग भी रूप देखने को मिलता है, तो उसी में से एक है। फिर आगे कहती है कि नायक में किसी एक नायिका के लिए एक निष्ठता नहीं है। नायक में किसी एक नायिका के लिए अगर देखा जाए तो एक निष्ठता सच में नहीं है कि वो एक पे टिका है। यह रीतिकालीन सामंती जीवन पद्धति में निहित विलासता की व्यंजना है। विभावना, उन्माव, अलंकार का कुशल प्रयोग देखने को मिलता है। आगे है कि लख गुर जन बीच कमल सो शीस छुआए श्याम हरि सन्मुख करी आर सी हिये लगाए बाम। लखी गुरजन बीच कमल सो शीस छुआयो श्याम हरि सन्मुख करी आर सी हिये लगाए बाम। यानी जो कि प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के एक तरीके से देखा जाए तो रीति सिद्ध कवि जो कि सर्वविख्यात कवि हैं रीतिकाल में, बिहारी ससई से पंक्तियां जो ये उद्धृत हैं, तो प्रस्तुत दोहे में उस प्रसंग का वर्णन है जब नायिका अपने गुरुजनों के मध्य बैठी है। तो क्या करना पड़ रहा है देखिए, और वहाँ पे श्याम पहुँच जाता है। अब सबके मध्य बैठी नायिका से कुछ भी कहने में उसे संकोच होता है, अतः सांकेतिक रूप में नायिका के सम्मुख अपने मनोभाव वो प्रकट कैसे करता है। तो एक द्वंद्व की स्थिति आ जाती है कि वो लखी गुरजन बीच कमल सो शीस झुआयो श्याम, श्याम पहुँच रहा है और आसपास गुरजन बैठे हैं। अब हरि सन्मुख करे आर सी हिये लगाए बाम। ऐसे में जब वो बैठे हैं तो फिर वहाँ पे कैसे मध्य नायिका से बात कैसे करें। जैसे अभी इसके पहले की पंक्तियाँ थी, कहत नटत रीझत खींचत, एक दरबार में और सभी लोग एक साथ बैठे हैं, तो वहाँ पे सांकेतिक रूप में नायिका के सम्मुख अपने हाव भाव को प्रकट करना, अपनी बातों को प्रकट करना है। तो यहाँ पे प्रस्तुत दोहे के संदर्भ में एक अर्थ नहीं बल्कि दो अर्थ को निकाला जा सकता है। प्रस्तुत दोहे के दो अर्थ क्या हो सकते हैं। सखी से कहती है कि नायक ने नायिका को गुरजनों के बीच बैठा देखकर वह कमल का फूल अपने सिर पर लगा लिया जो वह नायिका को भेंट स्वरूप देने के लिए लाया था। इस प्रकार सांकेतिक रूप में नायक ने व्यक्त किया कि उस सरोवर के पास जिसमें कमल खिलते हैं, कृष्ण नायक को सामने करके अपने हृदय से लगा लिया और नायक को सांकेतिक रूप में प्रकट कर दिया कि सूर्य के छिपने पर मैं रात्रि के समय तुम्हें कमलों वाले तालाब पर मिलूंगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये भी है कि प्रस्तुत दोहे का दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि नायिका को गुरजनों के बीच बैठा देखकर नायक कमल को अपने सिर से लगाकर ये प्रकट करना चाहता हो कि एक काम करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। इस पर नायिका नायक की क्षमा याचना स्वीकार कर अपने आरसी हृदय में बसाती है, जो संकेत है कि वह शीघ्र ही आकर उसे हृदय से लगाएगी। तो काव्य सौंदर्य की एक एक चीज़ों में दो दो बातों के इतने अच्छे से कह देना, इतने सारगर्भी तरीके से, तो सामने यही है कि यही उनके शिल्प तत्व की एक तरीके से कह सकते हैं विशेषता भी है, जो एक तरीके से एक ही वाक्यों में चुस्त दुरुस्तता के साथ कई बातों को सिद्ध करना है ना, यानी कई बातों को लक्षित कर प्रस्तुत करना, वो भी काव्य शिल्प के सभी तत्वों से परिपूर्ण होके। यहाँ पे देखिए जैसे उन्होंने कहा कि नायक नायिका ने अपने मनोभावों को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त किया। श्रृंगार पक्ष पर बिहारी की कितनी मजबूत पकड़ है या इस दोहे में सहज पता चल जाता है। इस दोहे में दो अर्थ भी देखने को मिला। एक अर्थ के अनुसार नायिका अगर देखा जाए तो नायिका मनवाती है। इस दोहे में बिहारी का व्यंजना कौशल देखते ही बनता है, यानी एक तरीके से बिहारी जी की जो कौशल बनना है उसको कह रहे हैं कि वो देखते ही बनता है। आगे कहते हैं कि देखा जाए तो आगे कहते हैं कि पाई महावरु दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। प्रस्तुत हुआ रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी ससई से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में उस समय का प्रसंग भी देखने को एक तरीके से मिलता है जब नाइन नायिका को महावर लगाने आती है और नायिका की एड़ी को ही महावरी समझकर बार बार मसलने लगती है। अब ऐसी क्या स्थिति एक आती है कि वो उसको मतलब समझ के नाइन नायिका के पैरों में महावर लाल रंग का रंग वगैरह ये लगाने आती है, तो वो उसको एक तरीके से गलतफहमी हो जाती है और लाल रंग लगाने आई है, किंतु नायिका की एड़ी इतनी लाल है कि नाइन भ्रमोस नायिका
की एड़ी को ही महावरी व कपड़ा जो लाल रंग से सराबोर होता है समझकर बार बार मसलती जाती है। तो एक तरीके से यहाँ पे लगता है ना कि बढ़ा चढ़ा के किस तरीके से बिहारी जी ने प्रस्तुत किया है, अति संयोक्ति अलंकार विद्यमान लगता है कि भ्रमवश किसी का एड़ी इतना लाल रंग कैसे हो गया कि कपड़े और एड़ी में अंतर ही नहीं कर मिल रहा है। यानी नायिका के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन करने के चक्कर में कहीं बिहारी जी ने अतिशयोक्ति का प्रयोग कर दिया कि एड़ी लाल रंग का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लाल रंग और एड़ी में अंतर ही नहीं नजर आ रहा है। तो नायिका की एड़ी के रंग में कोई भेद प्रतीत नहीं होता, जिस कारण वह भ्रम में पड़ जाती है। तो प्रस्तुत दोहे में रीतिकालीन प्रवृत्ति के अनुरूप श्रृंगार वर्णन के तहत नायिका के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। यह दोहा रीतिकालीन श्रृंगार के तहत नक्सिक वर्णन पद्धति को दर्शाता है। एंड फ्रेंड्स, मुझे जब लग रहा है ये कि आपको इस तरीके से एक जगह जितना भी है पाठ्यक्रम यूपीएससी के हिंदी ऑप्शनल लिटरेचर का, वो मैं कोशिश करके पूरा करवाने की यहाँ पूरी भरमर कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे में एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना भी हो सके लाइक शेयर करिए एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए, है ना। वीडियो को कोशिश करिए कि डाउनलोड के कम देखें और थोड़े से ऐड वगैरह भी देखें, क्योंकि देखिए अगर कोई भी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाता है तो उसके पीछे सिर्फ उसी का नहीं होता, पूरी फैमिली और सभी सपोर्ट करते हैं। तो आपको भी एज जैसे होता है कि कुछ भी आपको पे करना है तो बस वही पे करना है कि लाइक शेयर कमेंट एंड ये सभी जो भी प्रोत्साहन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे टिके रहना और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए एक यूट्यूब वगैरह का भी एल्गोरिदम होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है अगर लंबे समय तक टिकना है। एंड डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ऑप्शनल लेंदी है, तो हम इतने शॉर्ट में नहीं कर सकते। तो आप लोगों का सपोर्ट जितना होगा तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करिएगा एंड टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लोग टेलीग्राम से बराबर डिस्कशन मोड में रहेंगे एंड सारी अपडेट जो होती है वहीं पे आपको प्रोवाइड होगी। तो जिसको भी नहीं अगर मिलेगा तो वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देगा, मैं वहाँ पे टेलीग्राम की आईडी पिन कर दूँगी। देखिए, प्रस्तुत दोहे में रीतिकालीन प्रवृत्ति के अनुरूप श्रृंगार वर्णन के तहत नायिका के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। यह दोहा एक तरीके से देखा जाए तो रीतिकालीन श्रृंगार के तहत नक्सिक वर्णन पद्धति को दर्शाता है। नायिका के अंगों की कोमलता और लालिमा को कवि ने बखूबी अभिव्यक्त किया है। भ्रांतिमान और विवसा अलंकार का यहाँ पे सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। आगे के दोहे की बात करें तो फिर कहते हैं कि तोही निर्मोही लाग्यो मोही यही स्वभाव, मतलब एक तरीके से कहा जा रहा है यहाँ पे कि तोही निर्मोही लाग्यो मोही यही स्वभाव, आने आवे नहीं आए आओ तो आयो। प्रस्तुत दोहा जो कि कवि बिहारी की ही है, प्रस्तुत कथन नायिका उपपति को कह रही है। अपनी पत्नी के भय से उपपति नायिका के पास कभी कभी आ जाता है, किंतु नायिका उससे प्रतिदिन मिलना चाहती है। तो उल्हाना के बाद से एक तरीके से नायक यानी उपपति के प्रतिदिन ना आ सकने के कारण नायिका नायक से उल्हाने भरे भाव में कह रही है कि तोही निर्मोही लाग्यो में ही यही स्वभाव, मुझे तुम्हारा स्वभाव कैसा लग रहा है कि निर्मोही टाइप में हो, क्योंकि मेरा हृदय इतना आसक्त हो गया, अर्थात मुझे तुमसे इतने प्रेम हो गए हैं कि जिस दिन मैं तुमसे नहीं मिलती, तो वो अपनी व्यथा कह रही है कि नहीं मिलते उस दिन मेरा स्वभाव अलग होता है, और जिस दिन तुम मुझसे मिलने आते हो उस दिन मेरा स्वभाव अलग होता है। मेरे स्वभाव में मधुरता रहती है, अर्थात नायिका कहना चाह रही है कि जिस दिन नायक नहीं आता उस दिन उसका हृदय मेरे पास आता है, अर्थात मुझे सुख का अनुभव होता है। अतः मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने आया करो। तो एक तरीके से उल्हाने भाव से यहाँ पे नायिका जो है अपना प्रेम निवेदन यहाँ पे एक्सेप्ट करवाती है। यहाँ पे देखिए कि काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखें तो नायिका प्रतिदिन नायक से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, अर्थात नायिका के प्रेम की तीव्रता व्यंजित हुई है। परकीय नायिका और उपपति नायक के बीच प्रेम संबंध रीतिकालीन सामंती जीवन पद्धति में व्याप्त स्त्री पुरुष संबंधों का बोधक है। प्रस्तुत दोहे में वक्रता व्याप्त दिखता है। आगे देखिए कि जो है कि नेहू नेहू न नैनन, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या है, नेहू न नैनन को कछु उपजी बड़ी भलाई या बलाई कहते हैं। नेहू न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीरे भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। प्रस्तुत दोहा जो कि रीतिकाल के सर्वविख्यात कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सतसई से उद्धृत है। तो प्रस्तुत पंक्ति में एक तरीके से नायक नायिका की जब बात होती है दोनों आपस में, तो वो कहते हैं कि प्रस्तुत दोहे में एक तरीके से देखा जाए तो प्रस्तुत दोहा जो है उसमें पूर्वानुराग्नि नायिका की विरह की व्यंजना हुई है। वह नायक के प्रेम से पराभूत होने के कारण विरह से व्यथित है। नायिका नायक से अपनी विरह का
वर्णन और अपनी व्यथा कथा सभी से प्रस्तुत दोहे के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है। नायक की विरह से व्यथित नायिका सखी से ये कह रही कि मेरे नेत्रों में अब प्रेम रूपी तेल नहीं रहा। नायिका अपनी पूर्व रागजनित व्यथा का कारण नायिका को ना मानकर अपने नेत्रों को दोष देते हुए कहती है कि यह नायक के दूर जाने का दोष नहीं है कि मैं व्यथित हूँ, यह तो मेरे नेत्रों के रोग के कारण जन्मी व्यथा है जो सदैव नायक के दर्शन के प्यासे रहती है। तो एक तरीके से यहाँ पे भाव विकलता एक तरीके से दिखाई गई कि नायिका किस तरीके से नायक को याद करती है और भाव विवल हो जाती है। तो ये उसी की स्थिति की बयां है। वो अपने दुख को बताती है कि सदा जल से आंसुओं से भरा रहता है, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती, अर्थात ये हमेशा प्रिय के दर्शन के प्यासे रहते हैं। तो नायिका की विरह व्यथा व्यंजित हुई। यह विरह व्यथा पूर्व राग जनित है। दोहे के उत्तरार्ध में विशेषोक्ति अलंकार है। ब्रज भाषा का सौंदर्य देखते ही बनता है। या गढ़ी हुई, सदी हुई और परिष्कृत ब्रज भाषा का अच्छा एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलता है। आगे कहते हैं कि 38वां नंबर का पद है कि यहाँ पे नायिका इस तरीके से कह रही है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंधे हो आगे कौन हवाल। यानी नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बांधे हो आगे कौन हवाल। यानी प्रस्तुत दोहा अगर देखा जाए तो प्रस्तुत दोहा में रीतिकाल के सर्वविख्यात श्रृंगारी कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से जो है एक दरबारी कवि एक हुआ था कि एक बार बिहारी जी का राजा जयसिंह से मुलाकात हुआ और वहाँ पे ये चीज़ हुआ था कि शुरुआत में वो मतलब कि वो प्रेम में ज़्यादा ही पड़ गए थे। तो यहाँ पे बिहारी जी द्वारा एक तरीके से जैसे सामाजिक चेतना का काम क्या होता है, सामाजिक दायित्व का निर्वहन क्या होता है, तो उन्होंने इसी दोहे के माध्यम से कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल अली कली ही सो बंधे हो आगे कौन हवाल। यानी ये दोहा जो था बिहारी की प्रसिद्धि का आधार इसलिए बना था कि इस दोहे के संबंध में मान्यता है कि जब बिहारी के आश्रयदाता जो राजा जयसिंह थे वो अपने कर्तव्य को भूल कर भोग विलास में लिप्त हो गए। अब जबकि वो भोग विलास में लिप्त हो गए तो बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से उन्हें पूरा कर्तव्य परायण बना दिया था। इसलिए कभी कभी ये चर्चा होती है कि बिहारी जी को हम किस तरीके से एक तरीके से जैसे कबीर जी को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक चेतना के प्रहरी थे, समाज सुधारक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो बिहारी जी ने क्या समाज में योगदान दिया, क्योंकि बिहारी जी की जो रचना है बिहारी सतसई में जिस तरीके से हाव भाव का वर्णन है वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन नायक नायिका का है, प्रशस्ति गायन का है, फिर इससे हमारे समाज को क्या लाभ होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर एक राजा जो होता है किसी भी समाज में वो राजा पे पूरी प्रजा का एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी प्रजा उन पे निर्भर होती है और राजा किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य निष्ठ रास्ते से जो होता है अगर वो विचलित होता है तो कहीं ना कहीं उसका व्यापक प्रभाव प्रजा को भुगतना पड़ता है या उस पर झेलना पड़ता है उसको। अब क्योंकि बिहारी जी एक कवि थे और उनको दरबारी कवि के होते हुए वो गायन भी करनी थी, तो उन्होंने अपनी कथा शिल्पी धर्मिता के तहत जो ये चीज़ बोला कि किस प्रकार उन्होंने छोटे वाक्यों में राजा को बड़ा मैसेज दे दिया और वाकई में से क्रांति हुई कि वो इसके बाद जिस तरह से डूबे हुए थे यानी अपने नायिका जो थी उन नायिका के प्रेम में जिस तरीके से वो डूबे हुए थे और सामाजिक कार्यों से अलग हो गए थे, यानी प्रजा के लिए जो दायित्व का निर्वहन करना था उससे वो अलग हो गए थे, वो तुरंत अपने वापस रास्ते पे आए, ऐसा ही कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो हुआ ना कि जब कोई भी कवि होता है कहीं ना कहीं वो समाज सुधारक के रूप में काम करता है या समाज में मैसेज देने का काम करता है, उसके पास पावर होता है, लेखन का पावर, बोलने का जो शक्ति होता है, उस सामर्थ्य का अगर अच्छा प्रयोग करता है तो बड़े से बड़े लोगों को बदल सकता है, उनकी मानसिक जो जड़ता होती है उस पर कुठाराघात कर सकता है और वो चीज़ यहाँ दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि जब उनकी प्रशस्ति का एक ही जो है काव्य की पंक्तियां जो है आधार बना, तो फिर क्यों ना हम उसको माने कि चलिए उन्होंने समाज सुधार की दृष्टि से बहुत बड़ा काम इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से कर दिया, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि का आधार भी तो सिर्फ सतसई बना ना। तो सतसई में ही अगर देखें तो एक ही दोहा इतना बड़ा काम करता है, एक राजा को परिवर्तित कर देता है, तो फिर प्रसिद्धि के आधार में और चीज़ों को क्या याद करें, ये चीज़ है। आगे देखिए कि कहते हैं कि व्याख्या में अगर देखा जाए तो जो प्रस्तुत व्याख्या है, प्रस्तुत दोहे के दो अर्थ लिए जा सकते हैं। यहाँ पे एक ही अर्थ नहीं बल्कि दो अर्थ लिए जा सकते हैं। वो अर्थ है कि प्रस्तुत दोहे के दो अर्थ में देखें कि कभी कली पर मंडराते भ्रमर को देखकर कह रहा है कि हे भ्रमर, अभी तो यह कली खिली भी नहीं है
और ना ही उसमें पराग और मकरंद और ना ही मधुर रस है, फिर भी तू कली पर इस प्रकार आसक्त है, उस पर मंडरा रहा है। जब कली का पूर्ण विकास हो जाएगा और वह पूर्ण पुष्प बन जाएगी, तब जाने तेरा क्या हाल होगा। भोग विलास में डूबे राजा को सचेत करता हुआ कवि कह रहा कि हे लोलुप राजा, अभी तो तेरी रानी बाला मात्र है, उसके यौवन का भी पूर्ण विकास तक नहीं हुआ है। इस प्रकार अभी उसके यौवन में कोई रस भी नहीं आया, फिर भी तू रस पर इस तरीके से आसक्त है, तो उस समय तेरे विलास की क्या स्थिति होगी अगर देखा जाए जब उसके यौवन का पूर्ण विकास हो जाएगा। यानी मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि अभी तो वो स्थिति आई नहीं, पूर्ण विकास तो हुआ नहीं, और यौवन से पूर्व अगर ऐसा है तो कदाचित तब तो तुम राजपाट छोड़कर उसके विलास में ही डूबे रहोगे और तुम्हारा राजपाट सब चौपट हो जाएगा, जबकि ये चीज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक राजा हो और एक राजा का धर्म होता है और तुम्हें वो निर्वहन करना है। तो तुम इस तरीके से किसी रानी के प्रेमी इस तरीके से आसक्ति के साथ डूब नहीं सकते। तो प्रस्तुत दोहे का प्रथम अर्थ है कि अप्रस्तुतार्थ, कि मतलब अभी कली खिली नहीं है और तुम इस तरीके से कर रहे हो। और दूसरा है प्रस्तुतार्थ, यानी कुछ चीज़ें होती है कि कभी कभी देखिए कि आंखों से आंखों में ही बात हो जाती है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहना क्या चाह रहा है। मतलब कोई दयनीय स्थिति है, कारुण्य की दशा है और आप जिनसे बहुत ही ज़्यादा आपका एक तरीके से आप अटैचमेंट फील करते हैं, तो कहना नहीं होता, तो अप्रस्तुत एक माध्यम होता है, सांकेतिक माध्यम से सब कुछ प्रस्तुत हो जाता है और कभी कभी आप बोल के भी बातों को नहीं बोल पाते। तो यहाँ भी प्रस्तुत दोहे का प्रथम अर्थ अप्रस्तुतार्थ है तथा दूसरा प्रस्तुतार्थ है। दोहे में प्रयुक्त अली शब्द का अप्रस्तुतार्थ भ्रमर तथा प्रस्तुतार्थ विलासी राजा है। रीतकालीन भोग विलास की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। यह दोहा इस बात का प्रमाण है कि बिहारी मात्र दरबारी प्रवृत्ति के श्रृंगारिक कवि ही नहीं थे, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सजग कवि भी थे। तभी वे जन विमुख होकर मात्र विलास में डूबते राजा को सजग करने का प्रयास करते हैं। तो अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन अलंकार के साथ सबसे बड़ी बात इसमें जो सजगता थी वो देखने को मिलती है। तो इस दोहे में बिहारी ने एक तरीके से देखा जाए तो अपनी उत्कृष्ट व्यंजन क्षमता का परिचय दिया है। बिहारी की गढ़ी हुई सदी हुई परिष्कृत ब्रज भाषा का सौंदर्य यहाँ पे द्रष्टव्य होता है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि यहाँ से आगे है 39 वाला पद, कि एक तरीके से देखा जाए तो कहते हैं कि लाल तुम्हारी बिरह की आग्नि अनूप अपार, सरसे बिरसे नीर हूँ झरहू मिटे न झार। तो प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वविख्यात कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी ससई से उद्धृत है कि लाल तुम्हारी विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हूँ झरहूं मिटे न झार। यानी प्रस्तुत दोहे में विरही नायिका का वर्णन हुआ है। नायिका के अनुसार उसकी नायिका की विरहाग्नि विलक्षण है, अपार है, जो कभी समाप्त नहीं होती। इसी का वर्णन सखी नायक से कह रही है या कर रही है। नायिका की सखी नायिका की विरह की व्यंजना करते हुए क्या कह रही है, हे लाल तुम्हारी विरह की अग्नि अद्भुत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हारी विरहाग्नि की विलक्षणता है कि जब भी वर्षा होती है तो बुझने के बजाय बहुत तेजी से ज्वलित होने लगती है। ये विराग्नि ग्रीष्म में भी कम नहीं होती। ऐसा लगता है मानो यह साधारण अग्नि नहीं, क्योंकि यदि यह साधारण अग्नि होती तो इसे जली हुई जलन कभी तो शांत होती। थोड़े जले हुए अंग को व्यक्ति गर्मी पहुंचाकर शांत कर लेता है, किंतु तुम्हारी विराग्नि की ज्वाला गर्मी में और अधिक तेजी से जलने लगती है। अर्थात जब जब वह इसे बुझाने का एक तरीके से प्रयास करती है तो उसका जलन और भी बढ़ जाता है, निसफल प्रयास होता है। तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से नायिका के तीव्र विरह की व्यंजना, यह दोहा बिहारी के शब्द समाहार शक्ति का सुंदर उदाहरण है। झरहू मिटे ना झार, सरसे बरसे नीर में विभावना विरोधाभास अलंकार, बिहारी की सदी एवं परिष्कृत ब्रजभाषा का अच्छा खासा यहाँ पे देखें तो प्रयोग देखने को मिलता है। आगे का पद है, यहाँ पे एक पद देखते हैं कि देह दुल्हिया के बढ़े ज्यो जो जीवन ज्यो, त्यों त्यों लखी सो त्यों बनम बदली मीत। यानी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी ससई में प्रस्तुत दोहे में कवि ने नव यौवना नायिका का वर्णन किया है। नायिका के यौवन पर मुग्ध सखियां उसकी यौवन से संबंधित बातों पर चर्चा कर रही हैं। सखियां आपस में सहर्ष बात कर रही हैं कि नव यौवना नायिका के शरीर का जैसे तैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे उसके रूप की शोभा में भी वृद्धि हो रही है। मानो नायिका में कांति, शोभा, दीप्ति, माधुर्य नामक स्त्री अलंकारों का उन्मेष हो रहा है। इन स्त्री अलंकारों के उन्मेष की ज्योति का प्रकाश नायिका की छवि में सहज ही देखा जा सकता है। नायिका की शोभायमान छवि देखकर उसकी सौतों का मुख मलिन हो जाता है, क्योंकि उन्हें भय है कि कहीं उस नव यौवना के प्रति जो राजा है वो ज़्यादा ही आसक्त हो गए तो इन नायिकाओं को ये वो उपेक्षा ही न करने लगे। वही मतलब एक दारुण स्थिति है कि यहाँ की महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं है।
आगे नायिका के सौंदर्य का चित्रण है। रीतिका आपकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो है, रीतिकाली दरबारी कवि जो है जीवन शैली और मानसिकता की झलक यहाँ स्पष्ट दिखती है। जहाँ एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ श्रृंगारिक भोग विलास में लिप्त है। पूरे दोहे में काव्यालिंग अलंकार है। ब्रजभाषा का निखरा रूप प्रस्तुत दोहे में दिखाई देता है। गढ़ी हुई सदी हुई परिष्कृत ब्रजभाषा का अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो आगे के सेशन में हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके 10-10 पद ही करके करेंगे फ्रेंड्स। और जैसा मैंने कहा है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें एंड मुझसे भी जो हो सकता है तो अपनी क्वेरी जो होती है ना वो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़ के वहीं पे करें, है ना। वहाँ मैंने डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, आप वहीं पे करें। यहाँ के कमेंट में मैं ज़्यादा मतलब आंसर नहीं कर सकती, तो पर्सनल कुछ भी है PDF से लेके और कोई भी इशू तो प्लीज़ वहाँ पर कनेक्ट होकर वहीं से करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।